बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी की लहर, प्रॉफिट टेकिंग की वजह से 100 इंडेक्स 78,200 के लेवल पर बंद हुआ, 578 पॉइंट्स माइनस के साथ। 78,200 का लेवल इस वजह से आया कि मार्केट ऑलरेडी हमने गुज़िश्ता हफ्ते देखा था कि रिकॉर्ड हाई पर थी, तो प्रॉफिट टेकिंग होनी थी और ये एक्सपेक्टेशन थी और वही प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला हमने मार्केट के आगाज से देखा। इंटरडे हाई में 100 इंडेक्स 79,300 के लेवल पर था, उसके बाद गिरते गिरते 78,100 के लेवल पर आया और बहरहाल थोड़ी सी करेक्शन आई और मार्केट की क्लोजिंग 578 पॉइंट्स कमी के साथ 78,200 पॉइंट्स पर 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। 385 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, 122 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 254 कंपनियों के शेयर्स में हमने कमी देखी। 80,000 का लेवल 100 इंडेक्स हुआ था गुज़िश्ता हफ्ते और करेक्शन आई है और इसी वजह से सेलेक्टेड स्टॉक्स में आज हमने काम होता हुआ देखा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मुल्क में गंदम इंपोर्ट करने के लिए ताजरों ने एक बार फिर हुकूमत से रब्ता कर लिया और इस हवाले से उन्होंने लेटर लिख लिया है। सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने लेटर लिखा है नेशनल फूड सिक्योरिटी को, वजीर खजाना को, वजीर तिजारत को कि मुल्क में गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दोबारा से दी जाए। इस वक्त मुनासिब वक्त है, गंदम हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारी आइंदा वाली दिनों में जो खपत है वो पूरी हो सकेगी। इस हवाले से उन्होंने लेटर लिखा है और लेटर में इन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि 32 मिलियन टन ज़रूरत के मुकाबले में 36 मिलियन टन से ज़ायद गंदम के ज़खायर इस वक्त मौजूद हैं। अगर इनको बरकरार रखना है तो हमें मज़ीद गंदम इंपोर्ट करनी होगी। लेकिन दूसरी जानिब जो मिल्स मालकान हैं, जो किसान के जो नुमाइंदगान है, उनका ये कहने का अगर मज़ीद गंदम इंपोर्ट की तो इससे गंदम की कीमत में इजाफा होगा और जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं जो काश कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो गंदम की क्रॉप है वो भी बड़ी ज़बरदस्त हुई है तो उसको वैसे ही कोई नहीं ख़रीद रहा है, हुकूमत भी नहीं तवज्जो दे रही है, तो मज़ीद ये आइंदा वाले दिनों में नुकसानदेह साबित होगा। तो अब ये दो मौक़िफ़ सामने आ गए हैं। तो ये जो ख़त लिखा है, इस ख़त के हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और फिर दूसरा मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके नुकसानात क्या हैं। इसके अलावा टैक्स में इजाफे से गैर मुल्की सरमायाकारी निकल सकती है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अलर्ट जारी कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, बजट में टेलीकॉम सेक्टर पर भारी भरकम टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं जिससे सार्फिन को भी मुश्किलात हैं और जो यहाँ पे बिजनेस कर रही हैं कंपनीज उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से सेक्रेटरी जनरल टेलीकॉम ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कमाल अहमद ने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया है, पहले वो सुन लेते हैं। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर की तामीली मकसूद थी हुकूमत को, तो टेलीकॉम सेक्टर को खाली क्यों निशाना बनाया गया? 75% का टैक्स जो लगाया गया है इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर सार्फिन के ऊपर, यानी कि अगर 100 रुपए का कार्ड लोड करेंगे तो उसमें से 75 रुपए चले जाएंगे हुकूमत को और उनके पास सिर्फ 25 रुपए होंगे फोन करने के लिए। इससे तो सार्फिन को 190 मिलियन लोगों को इस मुल्क के नुकसान पहुंचेगा। टेलीकॉम सेक्टर जो कि फाउंडेशन है और लाजिम और मलजूम है आपके आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए, उसके ऊपर बहुत बड़ा मनफी असर आएगा। खुदारा ये जो टेलीकॉम सेक्टर और उसके सार्फिन के ऊपर जो जालिमाना टैक्स लगाए गए हैं इनको फौरन वापस लिया जाए। टेलीकॉम सेक्टर पर जो टैक्सेस आयद किए गए हैं इस पर भी हम अपने अपकमिंग सेगमेंट्स में बात करेंगे। इसके अलावा स्टील सेक्टर ने भी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। स्टील आर्ट प्रोड्यूसर्स ने हुकूमत को तजावीज़ पेश की थी, उन तजावीज़ पर अमल नहीं हुआ। फाटा को टैक्स रिलैक्सेशन दोबारा से मिल गई जिसकी वजह से स्टील सेक्टर को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका ये कहना है कि फाटा के ज़रिए स्टील सेक्टर की जो स्मगलिंग है वो परवान चढ़ती है और फिर जाहिर सी बात है जो स्क्रैप हैं, जो स्टील सेक्टर का जो स्क्रैप सेक्टर है उस पर टैक्स आयद नहीं की गए। अगर वो टैक्स नेट में आ जाते तो उससे हुकूमत को बड़ा फ़ायदा होगा। इसी हवाले से पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स के जनरल सेक्रेटरी वाजिद बुखारी ने अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड किया है, वो भी सुन लें आप। हमारी हुकूमत से सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि फाटा को जो टैक्स एग्जम्पशंस दी गई हैं वो बड़े पैमाने पे पिछले 6 सालों में मिसयूज हुई और उनको खत्म किया जाए। अभी हमें पता चल रहा है कि हुकूमत सियासी दबाव की वजह से उन एग्जम्पशंस को 1 साल के लिए मजीद एक्सटेंड कर रही है। लोकल स्क्रैप है वो उससे हुकूमत को बिल्कुल किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं मिल रहा था। तो अगर वो हुकूमत ने अभी तक तो हुकूमत ने उस हमारी दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया है और अगर इसको एक्ट में भी आगे कामयाबी से आगे जाता है तो इससे हुकूमत को तकरीबन एटलीस्ट 50, 60 to 100 बिलियन रुपीस तक रेवेन्यू में इजाफा होगा। इसके अलावा हुकूमत ने रिसेंटली
बिजली के रेट्स में इंडस्ट्री के लिए कमी का ऐलान किया, तकरीबन फी यूनिट 10 रुपए समथिंग, लेकिन उसके साथ साथ ये हुकूमत ने फिक्स चार्जेस में इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि जो हुकूमत ने एक रिलीफ देने की कोशिश की थी वो तकरीबन ऑलमोस्ट मैं ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट अगर 10 रुपए की बजाय हो सकता है कि इंडस्ट्री को 4-5 रुपए तक की रिलीफ मिल सके, तो वो भी न्यूट्रलाइज हो गई है। इसके अलावा मेयर कराची ने काउंसिल ऑफ इकनॉमिक एंड एनर्जी जर्नलिस्ट से मुलाकात में अहम इंकशाफात कर दिए। वो इंकशाफात क्या हैं? वो ये हैं कि अब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सब सॉइल पॉलिसी का ऐलान करने वाले हैं, और सब सॉइल पॉलिसी यानी कमर्शियल और इंडस्ट्रीज़ के लिए जो सब सॉइल पॉलिसी होगी उसमें जो भी अब पानी की बोरिंग करेगा उस पर वो टैक्स देगा। इस हवाले से वो सब सॉइल पॉलिसी मुतारिफ करा रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने एक बात और कही कि सनतों को जो पानी दिया जाता है उस पर अब डिजिटल मीटर्स नस्ब किए जाएंगे, यानी पानी वो कितना ले रहे हैं और आगे पानी कितना जा रहा है, दोनों एंड पे मीटर्स लगेंगे। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि बाकायदा एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया और बहुत जल्द इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इस हवाले से काफ़ी प्रेशर आ रहा है उन पर सनतकारों का कि आप ये ना करें। तो बहरहाल वो उनका ये फाइनल डिसीजन है, उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे। और के इलेक्ट्रिक से उनका एक तनाज़ा चल रहा है, वो बड़ा अहम तनाज़ा है। उनका ये कहना है कि KMC की ये डिमांड है के इलेक्ट्रिक से कि बिजली के जो खंभे हैं उसका वो रेंट दें, और वो रेंट की मद में तकरीबन 3 अरब रुपए का तनाज़ा है जो के इलेक्ट्रिक और KMC के दरमियान है, और अभी तक हल नहीं हुआ है। तो इस हवाले से उन्होंने अहम इंकशाफात की हैं, और वीडियो बयान में वो मज़ीद क्या कह रहे हैं सुनते हैं। आइए। मैं इसका मवाजना दूंगा कि वसीम अख्तर साहब ने अपने चौथे साल में कितनी कलेक्शन KMC ने की थी। एक अभी ज़मीन है मैंने टेक ओवर की है टाउन से। कराची में डेली 550 गैलन पानी जो है ना, मिलियन गैलन, वो सप्लाई किया जाता है, और अगर उस पानी के चार्जेस इकट्ठा किए जाएं तो महीने में वाटर बोर्ड की आमदनी होगी गालिबन 4.5 अरब रुपए, और वाटर बोर्ड की जो एवरेज आमदनी है वो 1.3 अरब रुपए 1.4 अरब रुपए बनती है, यानी कि तकरीबन कोई 3-3.25 अरब रुपए के पानी के पैसे जो हैं वो वाटर बोर्ड को नहीं मिल रहे। तभी मैंने आपको बताया कि 52 अरब रुपए के रिसीवेबल वाटर बोर्ड की बैलेंस शीट पे इस पे खड़े हुए हैं। मैं 40 साल का गंद इन 4 सालों में ख़त्म नहीं कर सकता। आज भी मैं चाहता तो कोशिश करके MUCT नहीं लगाता कि मेरी इस पर बदनामी हो जाएगी, लोग कहेंगे तुम इसमें पैसे चार्ज करो। मैं वही काम करता जो नेमतुल्लाह साहब ने या मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किया था कि सड़कों को कमर्शलाइज कर दिया। पानी की चोरी सबसे बड़ा मसला है कराची में। उसको रोकने के लिए मुतादिद जो इल्लीगल वाटर हाइड्रेंट्स हैं उन पर क्रैकडाउन भी हुआ, और ये बात दुरुस्त है कि KMC को फ़ंड रेज़ करने चाहिए, और इस हवाले से जो मेयर कराची हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, सब सॉइल पॉलिसी भी ला रहे हैं, कि इलेक्ट्रिक से भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा मेन बोल्टा मार्केट पे एक बहुत बड़ा प्लाजा भी तैयार हो रहा है। तो ये तमाम स्टेप्स हैं, ये तमाम प्लान्स हैं जिसकी वजह से KMC का रेवेन्यू जनरेट होगा, ये खुशाइन बात है। इसके अलावा आखिर में एलियाने कराची दोहरे अजाब में मुब्तला, कमर तोड़ गर्मी और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया है। 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोड शेडिंग गैर एलानिया और एलानिया हो रही है, जिसकी वजह से पानी की तरसील भी शहर में मुतासर हो गई है। सार्फिन दोहरे अज़ाब में मुब्तला हैं, शदीद गर्मी है, हीट वेव है। उसके बाद जब वो घर में पहुँचते हैं तो लाइट नहीं होती। शेड्यूल भी एकदम से तब्दील हो गया है। जो 71% इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, ये KE का दावा है। इसके बावजूद भी शहर में मुताद्दिद ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स में मुताद्दिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग पहुँच गई है। सार्फिन कह रहे हैं कि जब हम हेल्पलाइन फ़ोन करते हैं तो हेल्पलाइन कहते हैं कि ये लोड शेडिंग हो रही है, और जब हम इंतज़ामिया से रब्ता करते तो वो कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट है। मतलब 2-3 बातें सामने आ रही हैं। जब सोशल मीडिया पे जाके वो अपनी शिकायत दर्ज करते हैं तो वहाँ पे कि मरम्मती काम जारी है, कई घंटों से टेक्निकल टीमें मरम्मत करती हैं फीडर्स की, उसके बावजूद भी वो नाकाम रहती हैं। और जब फीडर स्ट्रिप होते हैं तो वो टाइमिंग के ऊपर सेट होते हैं, यानी 1 घंटे 2 घंटे की टाइमिंग पे सेट होते हैं। फीडर अगर काम हो रहा है यानी लाइट चली गई तो वो फिक्स 1 घंटे में आएगी, 2 घंटे में आएगी, 3 घंटे में आएगी। अगर ये गैर एलानिया लोड शेडिंग है या टेक्निकल फॉल्ट है तो वो 40 मिनट का भी हो सकता है, वो 25 मिनट का भी हो सकता है। ये जो टाइमिंग सेट होती है शकूक में मुब्तला कर देती हैं। बहरहाल जो शहर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में हिस्सा डालता है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वो आज पानी की तरसील से भी महरूम है और मुतासर है, जिसकी बुनियादी वजह है
बिजली की तरसील का बोसीदा निज़ाम। तो क्या इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया बहरहाल हमारा फ़ोन तो नहीं उठा रही, लेकिन हम रब्ता करते रहेंगे, उनसे पूछते रहेंगे कि ये जो शफलिंग हुई है मुस्तस्ना इलाकों की एकदम से, और जो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला एकदम से उरूज पे पहुंच गया है और टेक्निकल फॉल्ट के नाम पे कई कई घंटे बिजली बंद कर दी जाती है, ये सिलसिला बिलाखिर कब तक चलेगा? कि अब बाज़ डिस्ट्रिक्ट में लोड शेडिंग का सिलसिला 8 से 10 घंटे है, बाज़ में 12 से 13 घंटे, बाज़ में 16 से 17 18 घंटे, और फिर इसी वजह से रिहायशी सार्फिन एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। तो इन तमाम टॉपिक्स को हम अपने सेगमेंट्स में तफसीली डिस्कस करेंगे। या वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ ही वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मुजम्मिल चैपल, और साथ में हैं शौकत अली चद्दर, प्रेसिडेंट हैं एग्रीकल्चर चैम्बर ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। मुजम्मिल चैपल, मैं आपकी जानिब आऊँगा। आपने ख़त लिखा है गवर्नमेंट को और उसमें आप लोगों ने इजाज़त तलब की है कि हमें इम्पोर्ट गंदम करने की इजाज़त दी जाए। ये एकदम से ऐसी क्या सूरत हाल पैदा हो गई कि आप लोगों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तिजारत को लेटर लिख लिया और मज़ीद गंदम इम्पोर्ट करने की इजाज़त मांग ली है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने ये मौका दिया जी, कि हम इस पे गुफ्तगू कर सकें। हमने एक्सपोर्ट करने की इजाज़त तलब की गवर्नमेंट से, क्योंकि हमें इम्पोर्ट करने की ना, मंगवाने की। जी सर, पिछले दिनों हम इम्पोर्ट करते रहे और माशाल्लाह जो है उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट की इजाज़त दी जी और उससे जो है मार्केट बड़ी स्टेबल हो गई और जो हमारी क्रॉप आई वो भी माशाल्लाह बम्पर थी। जी। और इस वक्त आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 4 मिलियन टन हमारे पास गंदम जो है हमारी खपत से ज़्यादा है। सही है। लिहाजा हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि क्योंकि आने वाले दिनों में जब हमारी बिजाई होगी तो जो किसान है हमारा वो लाजमी तौर पे इस चीज़ को देखेगा कि उस वक्त रेट क्या चल रहा है, और जब एक्सीज एक चीज़ होगी सर तो उसका रेट अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अपनी ज़रूरत जो रेट है उससे नीचे रहेगा, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो अंडर कॉस्ट बिकेगी। जी तो हमने गवर्नमेंट को ये कहा कि हमारी जो वीट है वो माशाल्लाह जो है अभी एक्सेस है, 4 मिलियन टन एक्सेस है, तो कम से कम 1 मिलियन टन की आप इजाज़त दे दें। फिर हालात और वाक़यात देख के मजीद आप इजाज़त दें। जब हमारे पास एक चीज़ वाफिर मिकदार में मौजूद है तो इसको बेहतर है कि यहाँ पे मुल्क में ख़राब होती रहे एक चीज़, तो इसको एक्सपोर्ट होना चाहिए, उसका हमें ज़र मुबादला भी मिलेगा और हमारी एक मार्केट भी एक्सपोर्ट की खुलेगी। तो ये हमारा मौक़िफ़ था सर। यानी आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त भी मांगी है और इम्पोर्ट की इजाज़त भी मांगी है? नहीं सर, हमने एक्सपोर्ट की इजाज़त मांगी है फिलहाल, क्योंकि एक्सेस ऑलरेडी हमारे पास है तो इम्पोर्ट की तो गुंजाइश ही नहीं है ना सर। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि आप लोगों ने मज़ीद जो इम्पोर्ट का जो था कि हम मज़ीद अगर इम्पोर्ट कर लेते हैं, ये क्या सराइयाँ भी आनी है कि गंदम की जब बम्पर क्रॉप हुई हुई है तो फिर इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास वाफिर मिकदार में ज़खायर है। और ख़त में जो ख़त आप लोगों ने लिखा है उस ख़त में लिखा है कि 2.5 लाख टन आटा, 2.5 लाख टन मैदा और 5 लाख टन गंदम बरामद करने की गुंजाइश मौजूद है। जी सर, ये हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को कि आप 3 कैटेगरी में जो है एक्सपोर्ट की परमिशन दें और ओपन करें स्टेट को, ताकि हम अपना मतलब ये कि हमारी देखें अफगानिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है जो लैंड रूट से जाता है। जी इसके अलावा ईरान जा सकता है, श्रीलंका जा सकता है, बांग्लादेश जा सकता है, जीसीसी के ममालिक में हम बेच सकते हैं। जी हम जो है फार ईस्ट कंट्रीज में अपना माल जो है बेच सकते हैं। पहले भी जाता रहा है सर, 2018-19 में हमने एक्सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हमारे यहाँ होता रहा है सर पहले भी। अच्छा, ये बताएं कि हमने इम्पोर्ट करने का जो काम किया था वो दुरुस्त किया था वीट का? सर देखिए, बात यह है कि उस वक्त जो पोजीशन दी उस हिसाब से तो दुरुस्त था सर फैसला, गवर्नमेंट का फैसला था। ये हम तो उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अथॉरिटी तो हम नहीं है, गवर्नमेंट इजाजत देगी ना सर। आप देखें ना, रमजान शरीफ में आपको गंदम का आटा जो है वो 100 रुपए का मिला है, 105 रुपए का मिला है, 110 रुपए का मिला है। और पिछले साल अगर आप देखें यही गंदम का आटा जो है वो 150 पौने 200 रुपए किलो मिला है। तो इसका फर्क तो आप फायदा तो आवाम को पहुंचा है सर, फायदा आवाम को पहुंचा है। शौकत अली चद्दर, आप समझते हैं कि फायदा आवाम तक मुंतकिल हुआ है इम्पोर्टेड वीट से? अच्छा, अगर हम ये कहें कि हमारे जो मुल्क पाकिस्तान के किसान है वो मुल्क के सबसे बड़े अवाम हैं, तो फिर तो मैं कहूँगा कि फ़ायदा अवाम को नहीं पहुँचा। ना गंदम इंपोर्ट करने का फ़ायदा अवाम को पहुँचा है, ना अब ये जो एक्सपोर्ट की परमिशन मांग रहे हैं इसका फ़ायदा इस अवाम को पहुँचेगा, क्योंकि किसान जो है उसी से इसी कारोबारी तबके ने औने पौने गंदम खरीदी। जब गवर्नमेंट ने इसी गंदम का रेट 3900 रुपये गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस किया, हम उस पर मुतमिन नहीं थे, किसान एग्री नहीं थे कि ये वो समझ रहे थे कि ये कम रेट है, हमारी कीमतें लागत जितनी है वो उतना रेट किसान को नहीं मिल रहा। लेकिन हुकूमत ने उस वक्त अपनी कैलकुलेशन को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने 3900 रुपया रेट अनाउंस कर दिया।
लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि अपने ही अनाउंस करदा रेट पे हुकूमत अमल दरामद ना करवा सकी और किसान बेचारा 2500 से लेकर 2800 रुपए में गंदम बेचने पे मजबूर हुआ। अब वही 2500 से 2800 रुपए में खरीदी हुई गंदम अब हमारा वही कारोबारी तबका कहता है, जब किसान को लूट चुका है तो अब कहते हैं जी बैनुल अक़वामी मार्केट में हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए ताकि वहां से भी मुनाफा कमा सके। अब ये दोनों हाथों से मुनाफा कमाना चाहते हैं। मेरे इनसे भी अपील है कि आप सूबाई हुकूमत ने 3900 का रेट मुकर्रर नहीं किया था शौकत साहब? जी, सूबाई हुकूमत ने 3900 रुपया गंदम का रेट मुकर्रर किया था। तो फिर 2700-2800 में किसान ने कैसे बेच दी, किसको बेच दी? किसान जब गवर्नमेंट ने उसकी खरीदारी ना की, गवर्नमेंट ने खरीदने से इनकार कर दिया तो मार्केट में तो किसान के पास गंदम खरीदने के लिए कोई मजबूर नहीं था। अब मजबूर किसान बेचारा जो है वो कारोबारी तबका जिसके किसी के उसने पैसे देने थे उनको औने पौने गंदम बेचने पे मजबूर हो गया और उन्होंने किसान से गंदम खरीदी और वो गंदम इनके पास जखीरा पड़ी हुई है। अब ये कहते हैं कि गंदम हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारी इनसे इतनी अपील है कि ठीक है आप भी विन विन पोजीशन के अंदर रहें, आप पैसा कमाएं, लेकिन आप अपने किसान का भी तो सोचिए ना। अच्छा, अगर गंदम एक्सपोर्ट हो जाती है, मुजम्मिल चैपल मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, अगर गंदम एक्सपोर्ट की इजाजत आपको मिल जाती है तो फिर शॉर्टेज पैदा होगी, फिर आप इंपोर्ट की बात करेंगे, तो ये तो साइकिलिंग चलती रहेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। देखें, किसान जो है हमारा बुनियादी नंबर 1 हमारा वो है एजेंडा है कि किसान को पैसे बचने चाहिए। अगर किसान खुशहाल है तो हम खुशहाल हैं। जाहिर सी बात है जब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ग्रो करेगा सर तो ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम कर सकेंगे। हम तो चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट ही करें, इंपोर्ट की जरूरत ही ना पड़े। और रह गई बात इसकी कि आप जो कह रहे हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो देखिए हम आदाद शुमार को सामने रखते हुए बात कर रहे हैं, हम हवा में कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर सेक्टर में सेक्रेटरीज हैं, सारे लोग हैं, पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। हमारा स्पार्को करके जो है गवर्नमेंट का इदारा है वो काम कर रहा है, जो सैटेलाइट के जरिए बताता है कि हमारी क्रॉप का साइज है क्या, एक्चुअल पोजीशन हमारी है क्या। तो इसके अलावा जो हमारे डीसीज हैं वो बताते हैं, सब रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए गवर्नमेंट फैसला करती है, ऐसे हवा में बात नहीं होती। अभी इस वक्त हमने आदाद शुमार गवर्नमेंट को दिए 3.9 मिलियन टन के, जो कि हमारी एक्सेस आ रहे हैं हमारे हिसाब से, जो कि गवर्नमेंट की ही अपने इदारों की रिपोर्ट्स हैं। तो हमने उनको कहा कि जी 3.9 मिलियन टन है तो ये हमारे पास इजाफी स्टॉक है, इसको 1 मिलियन टन आप भेजें। हम उनको कह रहे हैं 25% आपने कौन-कौन सी मार्केट्स को, इंटरनेशनल मार्केट्स को टारगेट किया है? जी सर, कौन-कौन सी इंटरनेशनल मार्केट्स को आप लोगों ने टारगेट किया है? सर देखें, ये तो इस वक्त तो हवा में तो सौदे नहीं हो सकते ना, जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी इसके बाद सौदे होंगे ना। देखें, ये तो बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपोर्ट करेंगे, इसका फायदा सिर्फ सीरियल एसोसिएशन को तो नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को होगा। ये तो नहीं होगा कि जी कोटा जो है हमें मिलेगा और हमारे जरिए ही एक्सपोर्ट होगा। जाहिर सी बात है ये तो ओपन ट्रेड होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सेव बेसिस पे होगा, ओपन ट्रेड होगी। अच्छा शौकत अली चद्दड़, ये मुझे बताएं कि अगर वीट एक्सपोर्ट की इजाजत इनको मिल जाती है और शॉर्टेज हो जाती है तो फिर दोबारा वीट इंपोर्ट करने की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो बम्पर क्रॉप है उसको क्लाइमेट चेंजेस के तो अफेक्ट्स, नेगेटिव अफेक्ट्स आ रहे हैं इनके ऊपर। मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूं कि अगर वाकईतन इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त रेट मुनासिब है और हुकूमत को जो इन्होंने खत लिखा है तो हुकूमत को बड़ी संजीदगी से इस पर गौर करना चाहिए कि हुकूमत के पास टीसीपी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जैसा इदारा मौजूद है जी, कि हुकूमत किसानों से, जो किसानों के पास अभी भी गंदम पड़ी हुई है, वो किसानों से अपने अनाउंस करदा रेट पे खरीद करके एक्सपोर्ट कर ले। ये ताजर भी बेहतर है। बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए, तो किसान को बराह रास्त ये अगर करना चाहते हैं तो टीसीपी के जरिए ये खरीदें किसान से और किसान से खरीद के एक्सपोर्ट कर दें। अच्छा, और कल को ये जो बम्पर क्रॉप के हवाले से क्या कहेंगे? क्या वीट की बम्पर क्रॉप थी? ये हकीकत है कि बम्पर क्रॉप थी, 3.9 मिलियन वाली बात भी ये ठीक है, बल्कि इससे भी ज्यादा हमारे पास गंदम वाफर पड़ी हुई है। लेकिन बात फिर वही है कि 1 मिलियन टन, 2 मिलियन टन, 3 मिलियन टन कौन बाहर एक्सपोर्ट करेगा? वो हमारा ट्रेडर्स करेगा। और जब ये ट्रेडर गंदम बाहर भेज देगा तो किसान को इसका क्या फायदा होगा? जिसकी ये फसल थी, जिसका ये एसेट है, उस बेचारे को तो कुछ फायदा ना हुआ। अच्छा, तो ये मुझे बताएं शौकत अली चद्दड़ के अगर एक्सपोर्ट हो जाती है तो गंदम का शॉर्टफॉल तो नहीं होगा कि दोबारा से इंपोर्ट करने की फिर जरूरत पेश आ जाए? देखिए, हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है गवर्नमेंट के पास इस वक्त, क्योंकि गवर्नमेंट ने खरीदारी नहीं की तो गवर्नमेंट के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है। तो जब भी गवर्नमेंट के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं होंगे
तो हमेशा गवर्नमेंट ब्लैक में होती रहेगी और गवर्नमेंट रेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। रिजर्व हमारे पास नहीं है, हुकूमत के पास रिजर्व नहीं है, वो ब्लैकमेल हो सकती है। अब आप दोनों से मैं आखिरी में ये पूछूंगा, मुजम्मिल चहल, पहले मैं आपसे ये सवाल कर लेता हूँ कि बजट आया है, बजट का क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा? सर दोबारा बताइएगा क्या कह रहे हैं? हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है, आपके जो सीरियल सेक्टर है उस पर क्या इफेक्ट्स आएंगे पेश करदा बजट के? सर देखिए, हमारी जो कमोडिटी है ना, वो तो आप समझ लें कि गरीबों की खुराक है, जैसे गंदम का आटा है या चावल है या मतलब दालें हैं, ये बेसिक नीड हमारी। बिल्कुल। तो इसमें तो गवर्नमेंट ने कोई खास चेंजेस नहीं की, लेकिन एक जो एक्सपोर्ट के लिहाज से कुछ बातें हो रही हैं, एक्सपोर्ट पे टैक्स हाइक कर दिया गया है, बिल्कुल। तो बहरहाल ये कि कोई इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं आया फिलहाल। यानी महंगाई आप समझते कि नहीं होगी, जो ट्रेडर्स पे जो टैक्स आयद हुआ है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, पेट्रोलियम बीवी 20 रुपए जो बढ़ाई जाएगी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, आप ये समझते हैं कि जो जीएसटी लगी है? फिलहाल तो जो देखे ना, चावल की एक्सपोर्ट के ऊपर जो है मसाइल हैं हमारे पास, हम गवर्नमेंट से डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मल टैक्स रिजीम में डाल दिया आप लोगों को? हमें टैक्स रिजीम में ना डाला जाए, हमें जो है वो जिस तरह से सिलसिला पहले चल रहा है उसी तरह चलाया जाए। यानी महंगाई बढ़ सकती है अगर बजट के तमाम नुकात इंप्लीमेंट हो जाते हैं? सर बिल्कुल, बजट तो आपका जो है इस वक्त जो मौजूदा बजट है वो तो मतलब आप समझ लें महंगाई की तरफ जा रहा है। महंगाई की तरफ जा रहा है। शौकत अली चद्दड़, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे आखिर में ये बताएं कि इस बजट के बाद आप किसानों की पोजीशन को क्या देखते हैं, कहां पे देखते हैं? जी, किसानों की पोजीशन बद से बदतर होगी, क्योंकि तमाम एग्रीकल्चर सेक्टर पे जितनी भी हमारी प्रोड्यूसेस हैं उन पे टैक्स गवर्नमेंट लगाने जा रही है। हमारी लगाया तो नहीं, ऐलान तो कोई नहीं किया, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लग रहा है। किसान तो पहले ही सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं, क्योंकि आम आदमी जो खरीदारी करता है, किसान उससे ऑलमोस्ट डबल खरीदारी करता है। शौकत साहब, एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स नहीं लगाया ना हुकूमत ने? जी, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा दिया है। लगा दिया है। इनकम, जी, उसकी क्या तफसीलात हैं, थोड़ा बताएंगे? जी, उस पे ये पहले हमारे साथ तय का 12 एकड़ या 12 एकड़ से ज्यादा के काश्तकार पे इन्होंने टैक्स लगाया हुआ था। अब उन्होंने इसमें 5 एकड़ का तजवीज रख ली कि 5 एकड़ से बड़े काश्तकार पे हम ये टैक्स लगाने जा रहे हैं। कितना टैक्स लगाया था, कितना टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? अच्छा, वो प्रोड्यूस पे टैक्स था, उसकी कैलकुलेशन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एसी साहबान कैलकुलेशन करते थे और अपनी मर्जी की कैलकुलेशन पे किसानों पे टैक्स डालते थे, और फिक्स टैक्स इसके अलावा था। फिक्स टैक्स इसके अलावा था, यानी महंगाई बढ़ेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर ने भी मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल दबाव के अंदर आएगा और महंगाई बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया शौकत अली चद्दड़ और मुजम्मिल चहल, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ वक्त ब्रेक का हमारे साथ है। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जावेद बिलवानी, पेट्रोल इन चीफ है पाकिस्तान हॉर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब कराची के सनतकारों के लिए सब सॉइल पॉलिसी का ऐलान होने वाला है, तो ये सब सॉइल पॉलिसी के बाद सनतकारों का क्या रिएक्शन होगा? सनतकार बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, मेयर कराची ने अलर्ट जारी कर दिया इस हवाले से। देखिए, ये सब सॉइल पॉलिसी और सब सॉइल का जो मामला है, ये कुछ साल पहले शुरू हुआ और शुरू हुआ कि सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं जी कि इंडस्ट्रियल एरिया को सरकार का काम होता है पानी भी देना, बिजली भी देना, गैस भी देना और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना। जब आप इंडस्ट्रियल एरिया कहीं पे अनाउंस करते हो और लोगों को प्लॉटिंग करके देते हो कि ये सब आपकी जिम्मेदारी होती है, बट बदकिस्मती हमारी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है सब चीजों में फेल है, और आज से नहीं कई सालों से ये कंटिन्यू फेल हो रही है। सही ना, ये बात तो हर आदमी को मालूम है, और दुनिया में जहाँ भी ज्यादा जाते हैं हम इंडस्ट्री लगाने, वहाँ हमको हर चीज की सहूलत दी जाती है, और किसी चीज के अंदर लोड शेडिंग नहीं होती, हर चीज वापर मिकदार में होती है, जितना हमको चाहिए उतना मिल जाती है। जी, कहीं भी जाए दुनिया, इवन जहाँ पानी नहीं है वहाँ भी पानी मिलता है, दुबई वगैरह में, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ साइड इंडस्ट्रियल एरिया जो है, ये बिफोर पार्टीशन से अनाउंस हुआ था। कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पहली फैक्ट्री, अल्लाह उनकी मदद करे, बिल्कुल वलीका टेक्सटाइल का फाउंडेशन रखा था, बिल्कुल है ना। पाकिस्तान बनने के सिर्फ 15, 20, 25 दिन के अंदर पहले या दूसरे दिन। अब मुझे ये बताएं, अब इंडस्ट्रियल एरिया में जब मैं आज से 35 साल पहले आया तो लाइन में पानी वानी सब आता था, 40 साल पहले। फिर आहिस्ते आहिस्ते पानी बंद हो गया। फिर हमें इंडस्ट्रियल साइट लिमिटेड ने बोला कि हम सब सॉइल की बोरिंग करते हैं और सब सॉइल का पानी
आपको दें। सही। हमने बोला ठीक है दे दो सबसॉइल का पानी। उन्होंने कहा उसका TDS थोड़ा सा फर्क है, उस जमाने में बहुत फर्क नहीं था, पानी ऐसा था कि आप वजू भी करो तो आपको लगता नहीं था। अब तो टैक्स लगने वाले सब सॉइल पॉलिसी के बाद। फिर उसके बाद साइट लिमिटेड का पानी खत्म हो गया जो इन्होंने बोरिंग जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमें टैंकर से पानी आता था, रोड खराब होते थे, हम घड़ी घड़ी बोलते थे भाई ये सारा दिन टैंकर चलते हैं, कोई रास्ता करो। आपने पहले सबसॉइल किया था। फिर कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने साइट लिमिटेड से और साइट लिमिटेड से बात की कि भाई हम पानी की सप्लाई करेंगे और आप हमें लाइन पहुंचाने दें। उन्होंने साइट लिमिटेड ने उनको अलाउ किया, उन्होंने लाइनें बिछाई और हमें पानी देना शुरू कर दिया। पानी जब देना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि भाई हमारा ये खर्चा होता है पंपिंग का, इसका उसका। अब मेयर कराची कह रहे हैं कि जो पानी दिया जाता है लाइन के जरिए इंडस्ट्रीज को, उस पर मीटर नस्ब जो है वो एक एंड पे है, अब दूसरे एंड पे भी नस्ब किया जाएगा ताकि पता चले कि कितना पानी हम दे रहे हैं और कितना पानी आगे जा रहा है, कहीं चोरी तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये शिकायत मौसूल हुई है कि सनतों में पानी की चोरी हो रही है। फिर हमने सबसॉइल का पानी लेना शुरू कर दिया जी, ठीक है ना। फिर एक दिन हमारे पास वाटर बोर्ड का MD आए और सब आ गए मिनिस्टर कि ये सबसॉइल वाले हमारा पानी चोरी करते हैं। हमने बोला भाई आप लाइन दे दो, हम आपसे पानी देंगे, हमको थोड़ी चोरी का, हमको तो फ्री देंगे। इन्होंने बोला आप कनेक्शन ले लो। हमने कनेक्शन ले लिए, उस कनेक्शन के 40-40 लाख रुपए इन्होंने हमसे पैसे लिए, एक कनेक्शन के, बाकी तो चालान भरे हमने। थोड़े दिन पानी आया, पानी बंद कर दिया। सही। हमने बोला भाई पानी क्यों बंद कर दिया? बोला नहीं पानी है नहीं। अरे हमने बोला आप लोगों ने कहा था आप हमसे लो, हम आपको पानी देंगे, आपने थोड़े दिन दिया हमसे। तो आपने मेयर कराची से राब्ता किया इस हवाले से, लेटर्स लिखे आप? अरे पुराने मेयर उस वक्त के जो थे ना उन सबसे राब्ता किया हमने। और जो नए मेयर हैं फिर उनसे? उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते लाइन का पानी खत्म हो गया। हम बोलते हैं खुदा का वास्ता है, हमको जो लाइनें दी है उस लाइनों में पानी दे दो हमें, हमको क्या जरूरत है, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर इन्होंने कहा कि भाई नहीं अभी ये सबसॉइल का पानी हम देंगे और हम इसमें चार्ज करेंगे। हमने बोला यार मुझे ये बताओ, हमें ये बताओ कि सबसॉइल का पानी जो है फार्मर जो है वो अपने खेत के अंदर भी सुराख करेगा, उससे भी लोगे आप पैसे? बोला नहीं। हम बोला अच्छा मस्जिदों में पानी नहीं है, वहाँ बोर हुए हैं। यानी ये मुझे बताइए कि सब सॉइल पॉलिसी का अगर ऐलान हो जाता है, मैंने बोला घरों में जो बोर किए उनसे ही पैसे लोगे? बोला नहीं जी। तो हमने बोला भाई इंडस्ट्री से क्यों लोगे यार, इंडस्ट्री से सिर्फ पैसे लोगे आप खुद पानी दे नहीं सकते और जो दूसरा पानी दे रहा है आप बोलते हो उसमें हम पैसे लेंगे, इसलिए लेंगे कि वो चोरी कर रहा है। हम बोलते हैं यार आपने जो हमें कनेक्शन दिए उसमें पानी जो, तो बोला उसमें ही पानी नहीं देंगे यार। यानी आप मुसरत करते हैं आप लोग? ये कैसा मुल्क का कानून है, ये किस तरीके का कानून है कि इंडस्ट्री के लिए अलग कानून, फार्मर के लिए अलग कानून, घरों के लिए अलग कानून, डोमेस्टिक के मस्जिदों के लिए अलग कानून, ये दुनिया में कभी होता है ऐसा? यानी आप लोग सब सॉइल पॉलिसी जो आएगी उसको आप लोग सनतकार मुसरत करते हैं? यार हम तो ये कहते हैं कि आपका क्या वास्ता, एक आदमी बोरिंग करके पानी दे रहा है हमें, आप उसमें क्यों इन्वॉल्व होते हैं? आप अपनी चोरी को रोको बस, आपका उसमें क्या वास्ता? वो ये कहते हैं कि ये जमीन जो है इस पे हम टैक्स देंगे, जैसे दूसरे ममालिक में देखा जाता है कि सब सॉइल पॉलिसी पर टैक्स है। नहीं मगर वो सिर्फ इंडस्ट्री के लिए है, रेसिडेंस के लिए नहीं है, मस्जिद के लिए नहीं है, फार्मर के लिए नहीं है। हम ये सवाल करते हैं ना, ये सबके लिए होगा ना फिर तो वो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यानी आप लोगों को इस पर तहफुजात है। अच्छा दूसरी बात, सनतों में पानी की चोरी की शिकायत भी मौसूल हुई है वाटर बोर्ड को। पानी चोरी नहीं करने तो हमको सबसॉइल चाहिए भी नहीं, आप हमको हमारी लाइनों में पानी दे दो। अच्छा पानी की चोरी होती है सनतों में? वाटर बोर्ड के पास एंटी थेफ्ट सेल में शिकायत तो आई है। ये कहते हैं कि सबसॉइल वाले हमारा पानी चोरी करके आपको देते मिक्स करके। सही। हम उनको कई दफा कहा है हमने कि यार आपके पानी में क्लोरीन होता है, आप इनके पानी में अगर क्लोरीन निकले इनको पकड़ लो। अच्छा मुझे आखिर में ये बता दें, वक्त कम है जावेद बिलवानी साहब, अब बजट तो पेश हो गया है, एक्सपोर्ट का टारगेट $30 अरब से बढ़ा के $33 अरब कर दिया है, हम अचीव कर पाएंगे? मुख्तसर सा बता दें, टाइम की किल्लत है। देखिए मेरी बात सुनो, हम कई काम ऐसे बोलते हैं कि हम ये भी कर लेंगे जिसमें 75 साल निकल गए, वो काम हम नहीं कर सके जी। ऐसे कई काम है, मैं आपको अभी नहीं गिना सकता,
मगर मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग बजट में, और मुझे ये पता है जिस बजट का कई फीसद हिस्सा जो है कैपेसिटी पेमेंट में चले जाए, कई फीसद हिस्सा सूद में चले जाए, कई फीसद हिस्सा जो है ये शाही खर्चों में चले जाए, बिल्कुल के गिरान में चला जाए, पेंशन में चला जाए, सही। ये एक्सपोर्ट, आप मुझे पता है दुनिया की सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में, दुनिया की सबसे महंगी गैस पाकिस्तान में, सस्ती होने के बाद अभी तो सस्ती कर दी है ना बिजली। दुनिया में सबसे महंगा पानी पाकिस्तान में, पाकिस्तान दुनिया का 3rd क्लास बड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में, दुनिया में सबसे खराब सिक्योरिटी पाकिस्तान में, और अब ये बोल रहे हम एक्सपोर्ट बढ़ा। तो फिर आपने अभी तक इंडस्ट्री पाकिस्तान में क्यों लगाई हुई जब इतनी खामियां हैं? तो भाई हमने यहाँ लगाई थी, उस वक्त सब सही था, ये खामियां पैदा की गई हैं, खराबियां पैदा की गई हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक्सपोर्ट करना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर नहीं है, उसके बाद फिर गैस प्राइसेज, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेज वो वायबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात तो सबको लाहक ही हैं। इंडस्ट्रीज़ का जो फ्यूचर है वो है तो इस वक्त डार्क। देखना यह है कि हुकूमत कौन सी पॉलिसी इस बजट के बाद मुतारिफ कराए जिससे हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो सके। या वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं परवेज इफ्तिखार, टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया परवेज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बजट में टेलीकॉम सेक्टर पर भारी भरकम टैक्सेस आयद हो गए, किस तरीके से अब टेलीकॉम सेक्टर पाकिस्तान में सर्वाइव करेगा और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी मुस्तकबिल में? जी, टेलीकॉम पे पहले भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे जी। हम हमेशा इस बात का गिला शिकवा करते रहे हुकूमत से पिछले सालों में भी, और एक आध दफ़ा ऐसा भी हुआ कि प्रॉमिस किया गया कम हो जाएंगे, वो नहीं हुए बल्कि और बढ़ गए। टेलीकॉम के इस्तेमाल पे, यानी इंटरनेट के इस्तेमाल पे टैक्स बहुत कम मुल्कों में शायद होगा। हमारे यहाँ 15% इस्तेमाल पे टैक्स है, एडवांस टैक्स लिया जाता है। उसके अलावा 19.5% GST चार्ज करते हैं। तो एडवांस टैक्स तो जो हम लोग वापस ले लेते हैं अपने फाइनल टैक्स करते हुए, एडजस्ट करा लेते हैं, लेकिन एक आम आदमी, गरीब आदमी जो है, जो नॉन फाइलर भी है बेचारा जी, वो तो एडजस्ट नहीं करवा पाता। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादती है कि एक मेरा ड्राइवर तो बेचारा 15% टैक्स देता है और मैं उससे मुझे झूठ है। और अब इस दफा जो एक खास बात हुई है वो ये किया, वो कहा है उन्होंने कि 75% टैक्स होगा नॉन फाइलर का। अब 75% टैक्स के लिए वो टेलीकॉम कंपनीज तो अपना रोना रो रही हैं कि जी हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं कि वो नॉन फाइलर और फाइलर को पहचाने। और यानी 100 रुपए का कार्ड अगर नॉन फाइलर लोड कराता है तो 75 रुपए टैक्स की नजर हो जाएंगे। 75 रुपए प्लस 19.5 रुपए वो भी है जो GST है, और जो 100 रुपए का कार्ड अगर वो कराएगा तो वो पूरा टैक्सों की नजर हो जाएगा। वो शायद उसको 11% मिलेगा पीछे। लेकिन चले, अगर उसको आप पनिश करना चाहते हैं, वो टैक्स फाइलर नहीं है, तो उससे तो मुझे कोई खास हमदर्दी नहीं है। लेकिन एक तो टेलीकॉम कंपनीज कहती हैं कि हमें हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है जिससे हम कर सकेंगे, पता नहीं वो क्या करेंगे। लेकिन दूसरा जो मुझे कंसर्न है वो उस गरीब आदमी का कंसर्न है जो कि नॉन फाइलर है, लेकिन वो नॉन फाइलर इसलिए है कि वो टैक्सेबल लिमिट में आता ही नहीं है। अब ये कैसे डिस्टिंग्विश होगा कि वो कौन सा नॉन फाइलर जो है वो जेन्युइन नॉन फाइलर है और कौन सा नॉन फाइलर जो है वो टैक्स से बचने के लिए नॉन फाइल नहीं कर रहा जी। तो ये एक अजीब सा मतलब अगर कोई रिटेलर है, कोई शॉपकीपर है, कोई सब्जी वाला है, कोई फ्रूट वाला है और वो टैक्स नेट पे नहीं आता, वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आता, तो वो भी अगर शिकार हो जाएगा इन टैक्सेस का और उसकी भी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी, तो ये टेलीकॉम सेक्टर सरवाइव कैसे करेगा? जी, टेलीकॉम सेक्टर तो शायद सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि वो जो सिम वाला है वो किसी और की सिम से कॉल कर लेगा। कॉल तो उसने बहरहाल करनी है, लेकिन आप ये देखिए कि इससे फायदा क्या हो रहा है। बिजनेस तो अफेक्टेड होगा ना, बिजनेस इफेक्ट हो रहा है एक जी, नंबर 1। खजाने को भी नुकसान पहुंचेगा सरकारी। हुकूमत को कुछ नहीं मिलेगा 75%, क्योंकि वो सब के सब जो है वो दूसरे सिम इस्तेमाल करेंगे इधर उधर से, और पिसेगा गरीब आदमी जो कि नॉन फाइलर है बेचारा, बिकॉज उसका टैक्सेबल लिमिट में नहीं आता वो। तो ये कुछ लगता है कि सोचा नहीं गया इस मामले में। एक और जो बड़ी बहुत अजीब व गरीब टैक्स लगा है वो है जो सस्ते स्मार्टफोन है उनके ऊपर जी। अब वो $500 से कम की जो लागत का स्मार्टफोन है उस पर 18% टैक्स लग गया। अब स्मार्टफोन वो चीज है जिससे कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा इंटरनेट
एक्सेस किया जाता है। बिल्कुल वो पीछे छोड़ गया पीसी को भी और टैबलेट को, सबको। स्मार्टफोन अब सबसे दुनिया भर में जी। और हमारे यहाँ स्मार्टफोन को बजाय इसके कि आप ज्यादा आम करें, ज्यादा लोग इस्तेमाल करें, उससे फायदा उठाएं, उससे इकोनॉमी में बेहतरी आए, वो स्मार्टफोन पे टैक्स लग गया। और वो एक इतना बड़ा बैरियर है कि कोई शख्स जो इंटरनेट में की दुनिया में आना चाहता है, इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहता है, वो अगर स्मार्टफोन खरीदेगा तो अब उसको 18% और महंगा पड़ेगा। पहले ही वो अफोर्डेबल नहीं है इतना स्मार्टफोन। तो ये अजीबोगरीब टैक्सेस हैं, टू बी ऑनेस्ट समझ नहीं आती कि किस अच्छा, तरह अब आ जाते क्या हैं सोच के मल्टीनेशनल कंपनीज पर। अब पाकिस्तान में जी। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें से हमने देखा कि बड़े जो जायंट्स ग्रुप हैं वो चले गए पाकिस्तान से। अब जो एक दो रह गए हैं उनको इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर उनकी तजावीज़ पर अमल नहीं किया गया। तो अगर वो भी चले जाते हैं तो किस तरीके से हम FDI को लेकर आएंगे? हम तो FDI की बातें कर रहे हैं, टेलीकॉम सेक्टर से तो FDI बाहर निकल रही है। जी, इस वक्त ये है जी कि अब तक 15 बिलियन डॉलर आ चुके हैं पाकिस्तान में टेलीकॉम कंपनीज की वसादत से। और ये सब जो है ये टेलीकॉम, जितना भी टेलीकॉम सेक्टर है वो तमाम का तमाम FDI पे चल रहा है। और FDI हुकूमत ने कोई पैसा खर्च नहीं किया इस पे, बल्कि टैक्स से इकट्ठे ही किए हैं, कोई खर्चा नहीं किया। बजट में कोई एलोकेशन टेलीकॉम के लिए नहीं है। लेकिन समझ नहीं आती कि इसका गला क्यों दबाने की कोशिश हो रही है। अब अगर अभी टेलीनॉर चला गया, उससे पहले वारिद चला गया था, उससे पहले कुछ और कंपनियां चंद साल पहले चली गई थी। ओमान टेल था, क्यूटेल था कतर का। तो आहिस्ता आहिस्ता ही सब चले जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। और अगर आखिर में एक कंपनी कोई रह गई या दो रह गई और मोनोपोली या डुओपोली हो गई तो वो जो सस्ती सर्विस, हमें अफोर्डेबल सर्विस मिलती है टेलीकम्युनिकेशन में इस वक्त, वो नहीं मिल पाएगी। फिर आखिर में मुझे ये बताएं परवेज साहब कि अगर बजट के तमाम नुकात इम्प्लीमेंट हो जाते हैं और टेलीकॉम सेक्टर पे तमाम टैक्सेस आयद हो जाते हैं जो हुकूमत ने पेश किए हैं, तो टेलीकॉम सेक्टर का जो रेवेन्यू है, टेलीकॉम सेक्टर की जो कंजप्शन है, उसको आप मुस्तकबिल में कहाँ देख रहे हैं? एंड में बता दें जी। आपको शायद इल्म हो कि रेवेन्यू ऑलरेडी जो है वो घट रहा है, यानी रुपीस में तो वो बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि डिवेल्युएशन हुई तो जो डॉलर टर्म्स में आया, रियल टर्म जिसको बोलते हैं, रेवेन्यू पहले ही घट रहा है। और पिछले साल 340 बिलियन का रेवेन्यू गवर्नमेंट एक्सचेकर में आया था, वो भी एंडेजर हो जाएगा। अच्छा, और टेलीकॉम का एक खास बात यह है कि टेलीकॉम हर शोबे को इम्पैक्ट करता है। ये नहीं कि टेलीकॉम सेक्टर के टैक्सेस से टेलीकॉम सेक्टर ही मुतासर होगा। कनेक्टिविटी और डिजिटल कनेक्टिविटी आजकल हर इकोनॉमी के हर शोबे, हर सेक्टर के जो है वो उस पर डिपेंडेंट है। डिजिटल पाकिस्तान का जो ख्वाब है, डिजिटल पाकिस्तान का जो ख्वाब है, वो आप पूरा होता हुआ देख सकेंगे इन टैक्सेस के बाद? बिल्कुल, वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से जो है वो हो रहा है। बहुत शुक्रिया परवेज इफ्तिखार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। टेलीकॉम सेक्टर पे भारी भरकम टैक्सेस आयद कर दिए। डिजिटलाइजेशन का दौर है, टेलीकॉम सेक्टर को आप रिलीफ दें, प्रमोट करें, ऐसी पॉलिसी लेकर आएँ कि FDI यानी बैरूनी सरमायाकारी टेलीकॉम सेक्टर में आए और ये सेक्टर आगे बढ़े। अब हर शख्स को अगर आप उसको कैच करेंगे, पकड़ेंगे और ये सोचेंगे कि ये भी टैक्स चोर है, हत्ता कि जो सिम इस्तेमाल करने वाला है वो गरीब शख्स भी हो सकता है, सब्जी वाला भी हो सकता है, दूध वाला भी हो सकता है, उसको आप डिफरेंस कैसे करेंगे? किस तरीके से आप ये वाजे करेंगे कि ये फाइलर है, ये नॉन फाइलर है? तो इसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनानी होगी। और पहले भी ये जो इनकम जो जनरल ऑर्डिनेंस है, इसको मैं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कंपनीज़ ने। बहरहाल टेलीकॉम सेक्टर के जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं वो इस वक्त शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया इस बजट में। अब अगर ये बजट इम्प्लीमेंट हो जाए तो यकीनन टेलीकॉम सेक्टर ज़बो हाली की जानिब गामज़न जो है वो मज़ीद होगा और इससे बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ से अपना सरमाया बाहर ले जाएंगे। मुझे ओमी टीम को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह।